तो जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और हमारा आज का जो टॉपिक है फिजिक्स से रिलेटेड है सेट नंबर 2 ग्रेविटी। तो इस वीडियो में आज हम ग्रेविटी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं और कुछ थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने मुझसे बहुत बार बोला है कि सर आप इस पर न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कराइए। तो आज के इस वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी अटैम्प्ट करेंगे, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी क्या। तो यदि आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ब्रह्मांड में यदि कोई दो वस्तु है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए इसे कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, यानी कि सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। तो यह नियम यह कहता है कि मान लेते हैं दो कण है, एक m1 है और दूसरा m2 है। अब इनके बीच की जो दूरी है वो है r। तो यहाँ पर जो m2 है वो m1 को अपनी ओर खींचेगा और जो m1 है m2 को अपनी ओर खींचेगा। तो ये एक प्रकार का फोर्स होता है जो कि F इक्वल टू होता है G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर के। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये जो दोनों कण हैं उनके बीच की जो दूरी है, तो उनके बीच की दूरी और गुरुत्वाकर्षण के बीच क्या रिलेशन होगा। तो आप यहाँ पर फार्मूले में देख सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर जो कैपिटल जी है ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखिएगा, इसका जो मान है सबसे पहले सर हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता। तो अभी आप लोगों ने फार्मूला देखा कि जो F था m1 और m2 के ऊपर निर्भर करता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि उनके बीच की दूरी जो है r उस पर निर्भर करता है। और तीसरा ये निर्भर करता है सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, उनके बीच के माध्यम पर यह निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है मैं आपको एक और उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ, और ये क्वेश्चन ऐसे भी चेंज करके दे सकता है। जैसे यहाँ पे दो पिंड m1 और m2 है और इनके बीच में हवा है और इनके बीच जो बल कार्य कर रहा है वो कर रहा है F। अब वहीं अगर हम इन दोनों पिंडों को पानी में रख दें तो उनके बीच जो F होगा क्या होगा, दोनों के बीच जो F होगा बराबर होगा, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी चेंज करके पूछा जा सकता है। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी, उनके बीच के माध्यम पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा। पहला है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, दूसरा है कुतुब मीनार की चोटी पर, तीसरा है भूमध्य रेखा पर और तीसरा है अंटार्कटिकी के किसी स्थान पर। तो मान लीजिए हमारा अर्थ है और यह अर्थ का सरफेस है। तो अर्थ के सरफेस पे जो जी का मान होता है वो होता है मैक्सिमम होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यदि हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं या फिर हम ऊपर की जगह नीचे जाएं, तो दोनों कंडीशन में जो जी का मान है वो घटता है। या हम पृथ्वी के ऊपर की तरफ जाएं सतह से या फिर सतह से नीचे की ओर आएँ। तो आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन में पहला कहा हुआ है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, तो हम ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम होगा। दूसरा है कुतुब मीनार की चोटी पर चढ़ जाएँ, तो यहाँ पर भी हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। परंतु ये बात याद रखिएगा, जो जी का मान है जब हम पृथ्वी की सतह से लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो जी का मान कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम 10 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं तब जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से कम होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कुतुब मीनार पर तो कोई घटेगा नहीं, बट ऊपर हम जा रहे हैं इसलिए इसको आंसर नहीं लेंगे। उसके बाद है भूमध्य रेखा के किसी स्थान पर और दूसरा है अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है पोलों पर चपटी है और बीच में भूमध्य रेखा जाती है जो कि पूरे वर्ल्ड को दो भागों में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ पोल में। तो इक्वेटर पर जो जी का मान होता है वो कम होता है, जबकि ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। तो ये बात मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखी है। तो ये जो हमारा अंटार्कटिका है ये पोल पे पाया जाता है, तो इसलिए पोल पर हमने बताया है कि जी का मान जो होता है अधिकतम होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किसी वस्तु का भार, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो F होता है वो एक प्रकार से बल होता है जो कि m इंटू जी के बराबर होता है। अब तो भार एक्चुअल में एक प्रकार का फोर्स है और इसका एक यूनिट भी होता है जो कि होता है न्यूटन। तो जो भार का यूनिट होता है हम सभी जानते हैं kg होता है,
और डब्ल्यू का मतलब वेट का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। तो याद रखिएगा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आकर्षण बल होता है जो कि हमेशा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो ये है हमारे पृथ्वी और ये है पृथ्वी की त्रिज्या आर। अब इसके सेंटर से दुगनी दूरी पर, यानी कि ये त्रिज्या हो गया आर ई और इसके जस्ट डबल कर दें तो यहाँ पर पोजीशन आ जाएगा एक, तभी तो आर ई और आर ई 2RE हो जाएगा। और यहाँ पर कोई है अंतरिक्ष यान, तो कोई अंतरिक्ष यान यहाँ पर है तो आपको बताना है कि इसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो याद रखिएगा जो हाइट के कारण जो जी का मान है, तो हम सभी जानते हैं कि सरफेस पे जी का मान होता है कैपिटल जी ME अपॉन RE का स्क्वायर, जिसे हम लिखते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यदि हम जी अर्थात अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर चले जाएं तब यही इक्वेशन हो जाएगा GME अपॉन RE प्लस H स्क्वायर। तो ये जो H है वो हाइट के कारण उत्पन्न हुआ है। तो हमारे इस केस में देखा गया है कि जो हम पृथ्वी की त्रिज्या के दुगना करना है तो GME RE प्लस जो H है हमने वो भी RE ही है, तो यहाँ पर भी R ही लिखेंगे, RE ही लिखा जाएगा। तो RE का होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आएगा GME बटे में 4RE स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये G का वैल्यू है, G का वैल्यू है GME बटे RE स्क्वायर और यहाँ पर G का वैल्यू है ये भी वही है। तो जो हमने ये वाला G निकाला है इसको हम लोग G डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको G वाले को हम लोग इससे कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस G डैश का मान G/4 के बराबर होता है, मतलब कि हमारा जो G का मान है 9.8 है, अब इसमें 4 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 2.45 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कोई ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधी हो तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो ये हमारी पृथ्वी है, ये इसका द्रव्यमान है और आर्य है। तो अर्थ के सरफेस पे जी का मान कितना होता है GME बटे RE स्क्वायर। इसी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि यहाँ पर जो जी का मान है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई ऐसा पिंड है या कोई ऐसा ग्रह है जिसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा है, मतलब कि ME/2 और उसकी त्रिज्या भी पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है अर्थात RE/2 हो जाएगा, यानी कि दोनों ही आधा हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा G = हो जाएगा GME/2 और रेडियस RE/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर G = क्या हो जाएगा कैपिटल G इंटू ME/2 इंटू RE का स्क्वायर और जो 2 का स्क्वायर होगा ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 को हम 2 से काट देंगे आ जाएगा 2। तो ये वैल्यू आप देख रहे हैं GME/RE स्क्वायर ये इस G के बराबर है, यानी कि यहाँ पर जो G की वैल्यू है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि 2 बचा हुआ है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट आंसर आएगा 19.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो विराम का कहने का मतलब है U = 0, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है यानी शुरुआत वाली जो वेलोसिटी होती है वो 0 था, यानी कि यहाँ पर कोई ग्राउंड है और यहाँ पर कोई वस्तु है। तो इनिशियल स्टेज में U का जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है 0 है, लेकिन बाद में क्या किया गया इसे छोड़ा गया। तो जब इसको छोड़ा गया तो पूछा जा रहा है कि गिरते हुए पिंड की जो दूरी है वो किसके समानुपाती होती है। तो इसे कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो S बराबर हो जाएगा UT + ½ GT²। तो यहाँ पर जो U का वैल्यू है 0 है तो UT का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बच गया क्या ½ GT²। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गिरते हुए ये समय के वर्ग के समानुपाती है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, समय के वर्ग का क्या होगा समानुपाती होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है एक मीनार की चोटी से एक पत्थर गिराया गया तो 40 मीटर नीचे गिरने पर उसकी चाल होगी, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी गेंद है और नीचे की ओर हमारी 40 मीटर लंबी क्या है मीनार है। तो अब यहाँ से 40 मीटर ऊपर से क्या किया गया जो पत्थर है उसको गिराया गया। तो जो स्टार्टिंग में इसका U था मतलब वेग था वो 0 था। तो जब भी कोई चीज़ कहा जाए गिराया गया या विरामावस्था में तो वहाँ पर U का वैल्यू क्या होता है
0 होता है। अब क्या हुआ कि इसे नीचे गिराया गया, तो जब नीचे गिराया गया तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि नीचे गिरते हुए उसकी चाल क्या होगी। तो यह जब टकराने वाला होगा तो टकराते समय इसकी चाल को पूछ रहा है। तो आप दो फार्मूला याद रखिए और आपको अप्लाई कैसे करना है आप याद रखिएगा। आइए मैं बता देता हूँ। v इक्वल टू √2gh और अगला है v इक्वल टू gt। अब हमसे पूछा क्या है, टकराते समय स्पीड पूछा हुआ है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें हाइट दे रखा है, समय नहीं दिया हुआ है। तो हो जाएगा 2 गुणे 9.8 और h का वैल्यू है 40 मीटर। तो इसको रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा वैल्यू आएगा 28 मीटर प्रति सेकेंड। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि एक पत्थर को किसी मकान की छत से मुक्त रूप से गिरते हुए ज़मीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है तो मकान की ऊंचाई होगी लगभग। तो ये हमारी पिंड है और मान लिए कि मकान की जो हाइट है वो h हाइट है। अब ये पूछा हुआ है कि मुक्त रूप से गिरते हुए, यानी कि यहाँ पर जो u का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ये मुक्त रूप से नीचे गिरा यानी कि u 0 था और उसको नीचे जाने में जो समय लगा वो लगा है 4 सेकंड का, मतलब t की वैल्यू है 4 सेकंड। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, तो h निकालने के लिए एक फार्मूला मैं बता देता हूँ, h इक्वल टू हाफ GT²। तो मैंने आपको आज 3 फार्मूले बताए। पहला मैं बता दे रहा हूँ, v इक्वल टू √2gh, तो टकराते समय हाइट ज्ञात करना, और दूसरा था v इक्वल टू GT जब समय दिया हो तब, और तीसरा अभी मैंने बताया h इक्वल टू हाफ GT²। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो 1/2 गुणे 10, तो हम g का मान 9.8 न रखकर 10 रख सकते हैं सिंपल करने के लिए क्वेश्चन को। और जो यहाँ पर समय है वो है 4 सेकंड का, तो 4 का स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 80 मीटर, यानी कि मकान की जो ऊंचाई है वो है 80 मीटर की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट जिनको नहीं आ रहा मैं उनको बता देता हूँ। तो पृथ्वी पर GE है तो चंद्रमा पर GE है 1/6, यानी कि पृथ्वी पर जो भी गुरुत्वाकर्षण है उसका 1/6 भाग कहाँ पर है, चंद्रमा पर है। तो G से G कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 6:1 का। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का पृथ्वी पर तथा चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो मैंने पहले भी बता चुका है कि जो भार होता है वो क्या होता है, एक तरह से फोर्स है। तो W बराबर क्या होता है, m/g। तो द्रव्यमान क्या है, 10 kg है, तो द्रव्यमान चेंज नहीं होता चाहे वो पृथ्वी पर चाहे पर चंद्रमा पर। और पृथ्वी पे g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यदि इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 98 न्यूटन। तो पृथ्वी पर इसका भार कितना आएगा, 98 न्यूटन। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम चंद्रमा पर जाते हैं तो यही भार 1/6 हो जाता है। तो चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा, 98/6 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 16.3 न्यूटन। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 98 न्यूटन और 16.3 न्यूटन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 है, चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब है। तो SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब भी हम किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व निकालते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो हम करते क्या है कि जब भी हमें किसी वस्तु का घन निकालना होता है तो उसके घनत्व में हम पानी के घनत्व से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पर वस्तु की जगह क्या दिया हुआ है, चांदी दिया हुआ है। तो चांदी का जो अपेक्षित घनत्व है वो है 10.8। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे 10.8। इसके बाद जो पानी का घनत्व दे रखा है वो रखा है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे चांदी का घनत्व पूछा है, तो यहाँ पर हम लोग चांदी का घनत्व D रख देते हैं। तो चलते हैं D का मान निकालते हैं, तो हो जाएगा 10.8 × 10⁻³ अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे देखते हैं हमारा वैल्यू क्या आता है। तो हमारा वैल्यू आएगा 10.8 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया था। तो राइट आंसर है केपलर ने दिया था। तो इन्होंने लॉ दिया था, लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो याद रखिएगा, हर प्लेनेट का जो एस्केप वेलोसिटी होता है वो अलग अलग होता है। तो याद रखिएगा कि हमारे पृथ्वी के केस में एस्केप वेलोसिटी होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड।